नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज हेलो मनी 9 में हम आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। इस पर बातचीत शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बहुत ही फेमस कोट है जॉर्ज फोरमैन का, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं और अब एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप किस इनकम पर रिटायर होना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हम सभी भाग दौड़ में रहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और इन सब के बीच में हम चाहते हैं कि जब हम रिटायर होंगे, इस एक्टिव वर्क लाइफ को छोड़ेंगे तो सुकून वाली ज़िंदगी बिताएंगे। चाहते तो सब हैं, लेकिन इस सुकून वाली ज़िंदगी के लिए आप कर क्या रहे हैं? हम छुट्टी प्लान कर रहे हैं, बर्थडे प्लान कर रहे हैं, शादियाँ प्लान कर रहे हैं, दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट को आप कितना प्लान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो बने रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि हम आज इसी पर बात करेंगे। एक सर्वे आया है पीजीआई इंडिया म्यूचुअल फंड का, जिसका नाम है रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे, और ये हमें बताता है कि भारत में 67% लोग जो हैं वो अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं। और ये अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि 2020 में जब ये सर्वे किया गया था तब ये आंकड़ा था कि केवल 49% लोग थे जो रिटायरमेंट को प्लान कर रहे थे, लेकिन अब देखिए ये आंकड़ा पहुंच गया है 67% पर। तो ये कितनी खुशी की बात है, क्योंकि इसमें मुझे एक और आंकड़ा ये भी नज़र आ रहा है कि लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग पहले के मुकाबले प्रायोरिटी में थोड़ा सा ऊपर आ गई है, लेकिन फिर भी क्या उतनी ऊपर है जितने में इसे होना चाहिए? तो इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको कैसे प्लान करना है अपने रिटायरमेंट को, किन बातों का ख्याल रखिए, ये तमाम जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ने हैं इस सर्वे को करने वाले पीजीआई इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन। वेलकम अजीत मेनन टू मनी 9। आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। मुझे लगता है ये एक अहम रिपोर्ट है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रिपोर्ट को पहुंचाना चाहिए, और इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए। शुक्रिया हमारे, आपने वक्त निकाला। जब हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, अजीत के आइडियाज़ तो मैं सुनूंगी, और अगर आप भी उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप हमें 9311211874 पर अपने क्वेश्चंस भेजिए। आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स पर अपने लाइव क्वेश्चन हमारी बातचीत को सुनकर जो आपको लगे कि हाँ पूछना चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, तो कोर जो रिटायरमेंट प्लानिंग से आपका सवाल हो प्लीज़ वो पूछिए। अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि मिस्टर मेनन उस पोजीशन में नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो पर सलाह देंगे। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग से आपके मन में जो सवाल है कि क्या मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ, मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, ऐसे जो जुड़े हुए सवाल होंगे वो हम ज़रूर रखेंगे अपने एक्सपर्ट के सामने। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीजीआई इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन। मिस्टर मेनन, वेलकम। अच्छी खबर है, इस बार आपका जो ये रिटायरमेंट रेडीनेस है वो बता रहा है कि 67% जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के लिए कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, और जब ये सर्वे आपने 2020 में किया था तो 49% था ये आंकड़ा। आपको क्या लगता है इस शिफ्ट के पीछे आप क्या रीजंस देख रहे हैं? प्रियंका, थैंक यू, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2020 में जब हमने ये सर्वे लाया और हमने ये देखा कि 49% लोगों ने ये कहा कि वो रिटायरमेंट के लिए रेडी है, और आपने जैसे कहा कि ये 2023 में जब हमारा नया रिपोर्ट निकला हुआ है यहाँ पर, तो हमने देखा कि 68% लोगों ने कहा कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी है। प्रियंका, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों सर्वे के बीच में था हमारा कोविड का समय, और हमने जब इस सर्वे में और भी प्रश्न किए लोगों के साथ तो हमें ये पता लग रहा है कि काफी लोगों ने इंश्योरेंस करने से, अपने लाइफ की जीवन बीमा करने से या हेल्थ इंश्योरेंस लेने से उन्हें ये लग रहा है कि अब हमारा प्रोटेक्शन काफी है, अच्छा सा किया हुआ है कि पहले हमने नहीं किया। हमने ये बड़ा सा कोविड का समय देखा है, और इंश्योरेंस लेने से, और 75% लोग जो है उन्होंने इंश्योरेंस से एडवाइस लेकर के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेने से उन्हें ये लग रहा है कि शायद हम रिटायरमेंट के लिए और भी रेडी है। तो भले ये परसेंटेज जो है, जो ये आंकड़े हैं, वो दिखा रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग 2020 से लेकर के काफी ज्यादा लोग आज रेडी हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से रेडी है? कि महंगाई, जो हम कहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी लाइफस्टाइल को हम प्रोटेक्ट करते रहे,
तो उसके लिए जो महंगाई का इम्पैक्ट होता है, या आज मेडिकल साइंस की वजह से जो लोग लंबे आयु के लिए रह रहे हैं, क्या लॉन्जेविटी के लिए, उस लॉन्जेविटी रिस्क जो है उसके लिए क्या हम तैयार है? तो शायद हमें और आंसर्स मिलेंगे, लेकिन हम आज डिस्कस कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं सो आज की तारीख। मिस्टर मेनन, आर यू सेइंग कि लोगों को जो लग रहा है कि हम तैयार हैं, ये मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग है? इंश्योरेंस खरीद लेना आपको रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं करती है, पर लोगों को ये लग रहा है कि भाई उन्होंने इंश्योरेंस खरीदा है तो वो रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल पार्शियली मिसप्लेस्ड मैं कहूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन एक पहला स्टेप होता है हर एक के लिए करना। एक इनकम, एक जो आमदनी है हमारे, जो हम बजटिंग करके हमें ये पता लगता है कि ये हमारा सरप्लस है। तो वो सरप्लस जब पहले बनता है, किसी नौजवान जब नौकरी में जा करके पहला जब सैलरी आता है, तो सरप्लस से पहला चीज जो उनको करना होता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको रिटायरमेंट के साथ जोड़ना कि ये करने से क्या हमारा रिटायरमेंट आसान हो जाएगा, ये एक मिसप्लेस्ड ओपिनियन है मेरे हिसाब से। तो इसके लिए और बहुत कुछ करने पड़ते हैं। सो यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। आई मीन, जी आप रिस्क को कवर करने के लिए बीमा खरीदते हैं, ना कि रिटायरमेंट के लिए। कंफ्यूजन है, ये आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल हाईलाइट कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली कंफ्यूजन है लोगों में कि मैं रिटायरमेंट के बारे में जब सोचता हूं तो प्रोटेक्शन से काम हो जाएगा। ये एक मिसप्लेस्ड ओपिनियन है बिल्कुल। आई एम टोटली विथ यू, क्योंकि जब मनी नाइन ने भी अपना पर्सनल फाइनेंस सर्वे किया तो लोगों को लगता था वो इन्वेस्टमेंट को भी इंश्योरेंस से ही कंफ्यूज करते हैं। और आप जो कह रहे हैं, तो हम दोनों जो है, हम अलग अलग सर्वेज लेकर आए, लेकिन ये हमारे लिए कॉमन मीटिंग पॉइंट ज़रूर है, बिकॉज हमने भी अपने सर्वे में पाया कि लोगों को लगा कि भाई हमने इंश्योरेंस खरीदा यानी हम निवेश कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस ना आपका निवेश है, ना आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है। प्लीज़ इसको कंफ्यूज नहीं कीजिए, और ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सो नाउ कमिंग टू दिस, कि रिटायरमेंट प्लानिंग में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो होने चाहिए जब आप कहेंगे कि हाँ, ये आप सही मायने में रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी आपके रेडीनेस सर्वे में हमें लग रहा है, आपने भी पॉइंट आउट किया कि कैसे इंश्योरेंस को लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक तरीका मान रहे हैं। तो वो कौन से चेकलिस्ट है जो आप कहेंगे कि अगर ये चीजें हैं ना, तब मैं सही मायने में कहूंगा कि आप रिटायरमेंट रेडी हैं? मैं ये कहूंगा प्रियंका कि अगर आप इस सब्जेक्ट को, रिटायरमेंट के सब्जेक्ट को, अगर हम गूगल करके देख लें, रिपोर्ट्स देख लें, एडवाइस देख लें, तो जो चिंता बनी रहती है लोगों में रिटायरमेंट के लिए, तो लोग ये करते हैं कि कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर किसी से पूछ के कि हमें क्या कॉर्पस होनी चाहिए रिटायर होने के लिए, तो कैलकुलेशन करने से कब लोगों को 1 या 5 या 6 करोड़ का जब नंबर दिखता है तो लोग डर जाते हैं इससे कि इतना तो मैं कैसे कमा पाऊंगा, कैसे जोड़ पाऊंगा, और उस डर से वो एक तरीके से प्लानिंग डिले कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ डिले बहुत ज्यादा होता है। तो एक मिस्टेक ये होता है कि वो डिले करते हैं। तो पहली चीज ये है कि डिले ना करें इस चीज को। दूसरी बात यह है कि हमारे सर्वे में हमने ये भी पाया कि रिटायरमेंट, ये शब्द से ही लोगों को एक नेगेटिव ओपिनियन है, क्योंकि उनके दिमाग में जब रिटायरमेंट की बात आती है तो जो इमेज उनके मन में है कि अपने बिरादरी में या अपने फैमिली में जो लोग रिटायर हुए हैं, वो इमेज उतना कोई अच्छा नहीं होता। किसी की डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंशन है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं। तो मेरा मानना यह है कि रिटायरमेंट रेडी होने के लिए, जैसे आपने कहा, पहला जरूरत यह है कि आपको उस फेज, आपका उस लाइफ के फेज को एक पॉजिटिव तरीके से देखें कि आप क्या करोगे, उस टाइम को लेकर के आप क्या करोगे, आप कैसे ऑक्यूपाइड रहोगे मेंटली और फिजिकली। क्योंकि जब लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब ये है कि एक उम्र में मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा और जो मेरी आमदनी है या जो कॉर्पस है उससे मैं पूरी जिंदगी निकालूंगा, तो पहले 3-4 साल तो अच्छी निकलती है, उसके बाद डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, और काफी लोगों को हेल्थ के इश्यूज आने लगते हैं, और मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है। तो हमारी जो प्रीवियस पॉइंट थी कि इंश्योरेंस को लेकर के, रिटायरमेंट के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना, कॉम्प्रिहेंसिव होना, ये जरूरी बात है। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से रेडी होना है तो मेरा ये मानना है प्रियंका कि अगर आपका सारा पैसा मैं आज ले जाऊं, आपके सारे एसेट्स को मैं अगर ले जाऊं, तो बचता क्या है आपके पास? बचता है सिर्फ आपका स्किल।
कि आप फिर से कैसे उठ खड़े हो सकते हैं और कमा सकते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए रेडी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका स्किल क्या है और आपके पास स्किल्स कितने हैं जिससे आप कमा सकते हो। काफी ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड से रिटायर होके फिटनेस एक्सपर्ट्स बन गए हैं, या योगा टीचर्स बन गए हैं, या पेट ग्रूमिंग्स कर रहे हैं, या काफी सारे ऐसे उनके जो पैशन है, उनके जो बहुत ही जो वो एंजॉय करते हैं, वो उन चीजों से कमा रहे हैं। तो ओके। मेरा फाइनल पॉइंट ये होगा प्रियंका कि आप रिटायरमेंट को पहला एक पॉजिटिव तरीके से देखें। दूसरा कि आप ये तय कर ले कि आपका इंटरेस्ट, आपके हॉबीज क्या है जिससे आप शायद थोड़ी बहुत कमा सकते हैं और आप जिंदगी भर ऑक्यूपाइड रह सकते हैं। दैट टेक्स केयर ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड मेकिंग श्योर कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है, यू विल नॉट बी डिपेंडेंट। आप अपने बच्चों पे या अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो स्किल्स को डेवलप करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप अपने पैरों पे कैसे खड़े रहेंगे, और ये नहीं है रिटायरमेंट का मतलब कि बिल्कुल इनएक्टिव लाइफ है। वो हमारे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है पेड़ के नीचे, वो पिक्चर तो अजीत जी कह रहे हैं वो सबसे पहले वही दिमाग से निकालिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मिस्टर मेनन कि जल्दी इसकी प्लानिंग शुरू करना ज़रूरी है। सो क्या डू यू हैव समथिंग लाइक कि एक पर्टिकुलर एज या कोई एक फेज इन योर 20s, आपके 30s या 40s, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा आपको लगता है कि दैट्स द राइट टाइम जब आपको बिल्कुल रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा टाइम हो सकता है, एज का कोई फेज, जब आप कहते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट दिस? हमारे सर्वेस में प्रियंका ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि अगर हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले से शुरू नहीं की हो तो हम 50 की उम्र में शुरू करना चाहते हैं या 50 की उम्र में करेंगे। तो लोग लेट कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करना। और मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई ऐसा एक एज है जहां पे आप शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं आपको शुरू करना चाहिए। और उसका एक रीजन बहुत बड़ा है प्रियंका, वो ये है कि हर एक इंसान के जो लाइफ में जो गोल्स होते हैं, ज्यादातर वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, एक घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कोई बिजनेस शुरू करना, ये और रिटायर होना, ये सारे गोल्स हैं प्रियंका। ये डिले नहीं करने ना करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपको अपने लाइफ के सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए लोन्स मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाइफ के एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलता, वो है रिटायरमेंट। यस ट्रू। और आपने अभी प्रायोरिटीज़ की बात की, सो आई फाउंड दिस रियली इंटरेस्टिंग। आपने जो प्रायोरिटीज़ की बात की, आप लोगों ने एक फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ ऑफ इंडिया करके एक लिस्ट दी है, मैं चाहूँगी वो लिस्ट को भी हम दिखाएं। तो देखिए उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है बच्चे। भाई बच्चों की ज़रूरतें, बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ स्पाउस, 4th में मेडिकल इमरजेंसी, 5th में इंप्रूविंग लाइफ स्टाइल, और 6th में रिटायरमेंट है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि भैया छठे पायदान पर रिटायरमेंट आ रही है, लेकिन पिछले रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे में ये 8th नंबर पे थी, अब 8 से इसने जो है जंप करके वो 6th नंबर पर पहुंच गई है। ये भी क्या आप इंश्योरेंस की वजह से ये लोग ज्यादा अपने आप को इसको ऊपर ले जा रहे हैं? आप इसके पीछे क्या ये जो शिफ्ट है, दिस इज पॉजिटिव राइट? दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव। और यस, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक जो इंश्योरेंसेस लोगों ने की है, जो बीमा की है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ये प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है। लेकिन हमने बाकी के सर्वे के जब आंकड़े पढ़े तो हमें ये लगा कि कोविड के बाद जो है लोगों में अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं लाइफ में, जैसे कि कोविड एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, या किसी की अगर नौकरी चली गई हो इस वक्त, या पीपल हैव सीन लाइव्स बीइंग लॉस्ट। तो पहले जब हम सर्वे करते थे तो हम देखते थे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है वो लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं कि मेरे लाइफ में मेरे बच्चों की पढ़ाई होगा, उनका शादी होगा, ये उन लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की कोई कोई जॉब लॉस हो या कोई इमरजेंसी हो, ये लोगों ने इस सर्वे में हमने देखा कि काफी सारे लोगों ने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो दो वो एक बड़ा रीजन है कि आज प्रायोरिटी बढ़ रहा है, 8th पोजीशन से 6th पोजीशन पे आया हुआ है, और ये बिल्कुल एक अच्छी बात है। ओके अब मैं बात करना चाहूँगी इन्वेस्टमेंट के बारे में मिस्टर मेनन। सो आप लोगों ने बताया है कि लोग निवेश कहाँ कर रहे हैं, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। ये जो ओवरऑल निवेश का पिक्चर हमारे सामने आ रहा है, इसमें जो है अगेन म्यूचुअल फंड, जिस इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं,
वो हम मुझे 5th पोजीशन में दिख रहा है, और बता रहे हैं कि भाई 24% ऑफ पीपल जिनको आपने सर्वे किया वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल। इससे भी कम कर रहे हैं। बट नंबर वन अगेन फिक्स्ड इनकम, यानी कि बैंक एफडी जैसे जो निवेश हुए, रिकरिंग डिपॉजिट जैसे निवेश हुए वो कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस पॉलिसीज है, थर्ड पे गोल्ड है, और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बाद म्यूचुअल फंड का नंबर आता है। सो व्हाट यू जी। फील अबाउट दिस एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि बात कहाँ हो रही है कि 50 लाख करोड़ के एयूएम को हम क्रॉस कर रहे हैं, पर फिर भी देयर इज अ ह्यूज गैप हियर। बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी गैप है आज भी। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि पिछली सर्वे में 10% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे जिनको रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर का होना था, और अब हम देख रहे हैं कि ये 24% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एम्फी की जो कैंपेन रही है, म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है, और इंडस्ट्री की जो एफर्ट से अवेयरनेस बिल्कुल बढ़ने लगा है लोगों में, और इस वजह से म्यूचुअल फंड्स धीरे धीरे से लोगों के अवेयरनेस में आ रहा है कि अगर हमें लंबे समय के लिए गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रूट है। बट एज यू कैन सी, आपने जैसा कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज जो है बैंक्स के, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो आज भी सबसे ऊपर है कंसिडरेशन सेट में। मैंने पहले जैसा कहा, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ या एनुइटीज हुआ रिटायरमेंट के लिए, ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट है जो लोगों को कंसिडर करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। मैं खुद प्रियंका इक्विटी मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैंने अपनी पूरे लाइफ में शायद एक भी इक्विटी शेयर नहीं खरीदा, सारा ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हूं। और मैंने एक एडवाइजर के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे फाइनेंशियल गोल्स को मैं प्लान कर रहा हूं। 14 या 15 साल हुए होंगे अभी मेरे सारे लाइफ के गोल्स एक एडवाइजर मैनेज करता है। मेरा सबसे बड़ा एडवाइस ये है कि हर एक इंसान के घर घर जो होता है, हाउस होल्ड जो होता है, एक यूनिक होता है, चैलेंजेस यूनिक होते हैं, और एक अच्छा ट्रस्टेड क्वालिफाइड एडवाइजर के साथ इस रिटायरमेंट या अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करना, इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक एडवाइस होगा कि ये सबसे बड़ा सक्सेस ले आ सकता है। जब आप एडवाइज़र की बात करते हैं तो आपको लग रहा है कि लोग अपने फिनेंशियल प्लानिंग या फिर अपने फिनेंशियल गोल्स के लिए एक एडवाइज़र के इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है, और आजकल तो भाई DIY का ज़माना है, डू इट योरसेल्फ, सब खुद करना चाहते हैं, या फिर वो जिनसे एडवाइस ले करके निवेश कर रहे हैं शायद वो सही जगह नहीं होती एडवाइस लेने की। ये गलती हो रही है क्या? मैं मानता हूं कि प्रियंका, जो DIY की कल्चर है वो एक नई पीढ़ी की, नई जनरेशन वो चाहते हैं कि वो अपने आप से करें। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि जब आप DIY की बात कर रहे हैं तो अमाउंट्स जो हैं, जिस लेवल तक वो DIY करना चाहते हैं, वो एक शायद एक कैप होगा, एक 2 या 5 लाख तक वो DIY करना चाहते हैं। जब जैसे अपने वेल्थ बढ़ने लगता है कि लोगों को फिर किसी किसी के साथ जुड़ के रहना, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ, कोई एडवाइजर के साथ जुड़ के रहना, वो तब आता है कि जब वो वेल्थ एक लेवल क्रॉस कर कर लेता है। तो पहले के समान में आज शायद और लोग DIY कर रहे हैं, लेकिन वहां एक अमाउंट कैप है जिसके ऊपर वो एडवाइजर्स के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। रिटायरमेंट एक गोल के लिए हमारे सर्वे में हमने देखा कि सिर्फ 10% लोग जो है वो एक्चुअली अपने रिटायरमेंट प्लान को एक एडवाइजर से डिस्कस किया है, या 16% लोग हैं जो RIAs या जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनके हेल्प लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये वही होगा कि आप एक ट्रस्टेड और एक क्वालिफाइड एडवाइजर को इंटरव्यू करके आपके कंफर्ट के हिसाब से अगर आप ये डिस्कस करें तो ये बहुत आसान हो सकता है। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू कि रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? अब ये भी एक डॉन्टिंग टास्क होता है इसको समझना। अब इसमें इन्फ्लेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, जो कि मेरे जो बिल्कुल। भी मैं रिटर्न कमाऊंगी उस पर जो है वो एक हिस्सा जो है इन्फ्लेशन की भेंट भी चढ़ेगा। सो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मिस्टर बेनन? बिकॉज अगर आप हमें बता सकें, कुछ आइडिया देंगे तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन्हें आसानी होगी। और इससे जुड़े कुछ लाइव क्वेश्चन भी आए, वो मैं आपसे पुट अप करूंगी इसके बाद। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कैसे कैलकुलेट करें? क्या आप हमें आइडियाज़ दे सकते हैं? क्या ट्रिक बता सकते हैं? तो इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जो मैंने बात की, काफी सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक बहुत सिंपल सा तरीका या एक थंब रूल आप कह सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। उसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ 72। और गोल्डन रूल ऑफ 72 ये होता है कि 72 से आपने अगर किसी रेट को डिवाइड किया
तो आपको ये पता चलेगा कि कितने सालों में आपका जो भी अमाउंट है वो डबल कितने सालों में होगा। तो मैं अगर ये गोल्डन रूल ऑफ 72 को यूज कर सकता हूं कि एक सिंपल तरीका बता सकता हूं कि आप ये समझिए कि आप 40 साल के हैं और आज आपके महीने के जो खर्चे हैं, मैं एक अमाउंट ले रहा हूं, महीने के जो खर्चे हैं वो 50,000 के खर्चे हो रहे हैं महीने में, महीने के मैंने साल के 6 लाख रुपए के आपके खर्चे होते हैं और आप 40 साल के हैं। तो आप देखिए कि ये जो 50,000 का जो खर्चा है महीने का, तो वो कितने साल में डबल हो सकता है। महंगाई तो है, तो डबल कैसे हो सकता है? तो आप मानिए कि आपका 6% नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आता है कि 5 या 6, लेकिन हो सकता है आपके बच्चे हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, उसमें इन्फ्लेशन है, तो हम 7% मान के चलते हैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। 72 डिवाइड बाई 7 इज रफली 10, माने 10 सालों में आपका ये खर्चा डबल होगा। यानी कि आप जब 50 के होंगे तो आपका महीने का खर्चा अब 50,000 नहीं, लाख रुपया हो सकता है। और उसका मतलब ये है कि अब साल का आपका 12 लाख का खर्चा हुआ। फिर आप देखिए कि आप 60 साल में रिटायर करना चाहते हैं, आप कॉर्पस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर से आप वही रूल लगा दीजिए कि अब ये 7% मतलब 10 साल में डबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 50 से जब 60 होंगे तो आपका महीने का खर्चा जो है 2 लाख रुपए रहेंगे, यानी कि साल के 24 लाख के खर्चे रहेंगे। और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये कहते हैं कि दूसरा आप थंब रूल यूज कीजिए कि आप जो 60 साल में जो आपको लगता है कि आपके घर खर्चे रहेंगे साल का, वो आप 25 या 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतनी पूंजी रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने अभी 24 लाख रुपए जो हैं 60 साल में आपके खर्चे हैं, तो उसको 25 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो रफली आपको 6 करोड़ करीब नंबर आएगा कि आपको 6 करोड़ की कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने 50,000 के 40 साल के जो भी हम्म। है उनको मैंने ये ट्रिक बता दिया। या आप जिस भी उम्र का हो, आप रूल ऑफ 72 यूज करके आपको इन्फ्लेशन नंबर होनी चाहिए कि मेरे घर की खर्चे जो हैं वो 6 या 7 या 8% से बढ़ रहे हैं। 72 से डिवाइड कीजिए, आपको पता चलेगा जब डबल होगा। और जो भी खर्चे आपको 60 ईयर्स के मिलते हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई करके आपका एक टारगेट बन गया कि ये कॉर्पस होना चाहिए, ताकि मैं कोई काम ना करूं और ये कॉर्पस मेरी चलती रहे। ओके, सो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, जो लोग देख रहे हैं और रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने खर्चे निकालिए और फिर देखिए उसको रूल ऑफ 72 यूज़ करते हुए कि ये आपके खर्चे, जो भी आप खर्च कर रहे हैं ना, हमेशा इन्फ्लेशन को भूलने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज से 10 साल के बाद, 15 साल, 20 साल के बाद जो है वही कॉस्ट किस लेवल पर होगी, रूल ऑफ 72 आपको बता देगा। सो मिस्टर मेनन, नमिता जैन पूछ रही हैं यहाँ पर कि प्लीज़ गिव गाइडेंस ऑन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंस। अभी आपने बताया रूल ऑफ 72, वो भी यही पूछ रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एनुअल एक्सपेंस का कितना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंस इकट्ठा करना चाहिए। 25 टाइम्स क्या सही रहेगा अगर आप देखें तो। साथ ही में नमिता का एक और एडिशनल सवाल निवेश से जुड़ा हुआ ये था कि अगर मैं डेट अपने पोर्टफोलियो में डेट के लिए केवल पीपीएफ में निवेश करूं और बैंक एफडी में बिल्कुल भी नहीं निवेश करूं, और बाकी जो मैं निवेश कर रही हूं वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में कर रही हूं, देन इज इट गुड इनफ? तो निवेश पर आप जो भी मिस्टर बेनन, आप जितने कंफर्टेबल हो इनको समझाने में, पर हाँ ये जो पूछ रहे हैं एनुअल एक्सपेंस का कितना गुना इनके पास होना चाहिए, सो इन्हें भी रूल ऑफ 72। प्रियंका, मैंने कहा कि जो आपका एक्सपेंस आपने कैलकुलेट किया एट द एज ऑफ 60, उसका आप 20 से 30 टाइम्स ले सकते हैं। माने कि 25%, 25 टाइम्स लेना, 25 टाइम्स लेना इज अप्रोप्रिएट, इट्स नॉट बैड। आप ले सकते हैं 25 टाइम, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस एक्सपेंसेस को, ताकि आपको पता चले कि आपको कॉर्पस की जरूरत कितनी रहेगी। और जो नमिता जी ने कही कि वो उन्होंने डेट में पीपीएफ और इक्विटी में कंजर्वेटिव हाइब्रिड और डिवर्सिफाइड इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में उनको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑफ कोर्स कुछ यूनिक अगर सिचुएशंस हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प बिल्कुल कर सकता है यहाँ पर। लेकिन जो नमिता जी इन्वेस्ट कर रही है वो बिल्कुल सही है। दोनों इक्विटी और कंजर्वेटिव हाइब्रिड और पीपीएफ पे जो इन्वेस्ट करें वो बिल्कुल सही है। मेडिकल इंश्योरेंस देख लीजिएगा कि आप रिटायरमेंट के लिए जितना आपको जरूरत है वो आप कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी रखिएगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं, और गॉड फॉरबिड अगर कुछ होते हैं तो बहुत बड़ा जो हमारा कॉर्पस है उसमें से एक्सपेंस हो जाता है। तो ये भी आप सेफ्टी के लिए करके रख सकते हैं। आई थिंक दैट शुड बी अप्रोप्रिएट।
ओके, सो मिस्टर मेनन, आप क्या सलाह देते हैं अगर कोई रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है तो उसे किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए? क्योंकि हमेशा बात होती है गोल बेस्ड की। अगर कोई उसका गोल ही है कि भाई मुझे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप सजेस्ट करते हैं? क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हैं, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे, और म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी आती है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स भी। सो यू थिंक कि रिटायरमेंट, व्हेन माय गोल इज सेट, आई नो दैट आई वांट टू सेव फॉर रिटायरमेंट, क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जाएं, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जाएं? आप क्या सलाह देंगे? आप दोनों कर सकते हैं प्रियंका जी। यहाँ पर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हुआ, बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के फंड्स हुआ, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हुआ। आपके कंजर्वेटिव या एग्रेसिवनेस के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप एज के हिसाब, आप जितने यंग हो, आपके पास टाइम है, वक्त है, तो आप थोड़ी बहुत रिस्क आप ले सकते हैं। तो आप कंजर्वेटिव प्रोडक्ट से लेकर के आप डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यंग हो तो आप इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिएगा। आपके लंबे गोल्स के लिए, रिटायरमेंट गोल के लिए आपके पास 20-30 साल है बचे हुए हैं रिटायर करने के लिए, तो आप बिल्कुल डिवर्सिफाइड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की बात की, वहां पे रिटायरमेंट की कैटेगरी है और काफी सारे रिटायरमेंट फंड्स हैं मार्केट में। तो उसका एडवांटेज सिर्फ ये होता है कि रिसर्चर्स ने ये कहा हुआ है, जो जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर जिस तरीके से चलता है कि आप जब अपने माइंड में बकेट करना चाहते हो कि मैं जो निवेश कर रहा हूं या कर रही हूं ये इस पर्पस के लिए है, तो एक रिटायरमेंट फंड जो कि एक डिवर्सिफाइड फंड हो, तो उसमें जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मेंटली उसको अमाउंट को ब्लॉक कर रहे हो, उसको मेंटली आप बकेट कर रहे हो। तो वो भी एक एडवांटेज है कि आपकी डिसिप्लिन बनी रहे कि इस कॉर्पस को हम बढ़ाते रहे। अगर आप मेंटली बकेट नहीं कर रहे हो, आपने इन्वेस्ट किया हो, तो जाने अनजाने में आप शायद उसको कहीं यूटिलाइज करते हुए फिर आप देखेंगे कि आप जब रिटायर करने की वक्त आता है तो आपका कॉर्पस बना नहीं है।